हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के बारे में। बेसिकली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक स्टोरी छोटी सी है जो मेरी खुद की है, मैं मेरी अपनी इमेजिनेशन से आप लोगों को शेयर करूँगा। वो स्टोरी आप चाहें तो रिजेक्ट भी कर सकते हैं और चाहें तो आप उसको लाइक भी कर सकते हैं। सबसे पहले कल की क्या सिचुएशन रही एक बार देखना चाहेंगे हम लोग। सबसे पहले हम बात करें ओपन प्राइस की, तो अपने प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस 1.70 के ऊपर ओपन हुआ, जो कि अपने लोअर सर्किट बैंड से 5 पैसे ऊपर था। यानी 1.65 का लोअर प्राइस बैंड लगा था और 1.75 का अपर प्राइस बैंड लगा हुआ था। 1.65 का लो बनाता है और 1.70 जो कि उसका ओपन प्राइस है वही उसका हाई है। 1.70 के ऊपर क्लोजिंग देता है, जो कि आप देखें तो प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस के इक्वल है। और टोटल वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो 64,46,558 क्वांटिटीज ट्रेड होती हैं। मतलब आप देखो यहाँ पे तो क्वांटिटीज़ के नंबर के ऊपर ध्यान दीजिए, इतना ज़्यादा ह्यूज क्वांटिटी ट्रेडिंग हो रही है। 64,46,558 क्वांटिटीज़। डिलीवरी परसेंट अगर आप देखें तो 65% डिलीवरी। बीएससी के ऊपर आइए देख लेते हैं वहाँ क्या सिचुएशन है। बीएससी के ऊपर 1.70 जो कि प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस भी था, वहाँ से 1.67 का लो बनाता है और हाई नहीं बनाता। हालांकि यहाँ पे बुलिश सिग्नल हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला। 1.69 के ऊपर क्लोजिंग देता है, जो कि आप देखें तो प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस से 1 पैसा नीचे है। टोटल अगर आप यहाँ पे वॉल्यूम चेक करेंगे तो 51,189 क्वांटिटीज़, जिसमें से 51.61% डिलीवरी। अगर आप मार्केट कैप देखें तो 467 यानी 467 करोड़ के आसपास टोटल मार्केट कैप है। एनएससी के ऊपर देखें तो 470 करोड़ के आसपास। तो कौन सी वो छोटी सी स्टोरी है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, लेकिन मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ ये स्टोरी जो है आप चाहें तो रिजेक्ट कर सकते हैं और चाहें तो आप इसको पसंद भी कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। तो गाइज़, आप लोगों को एक छोटी सी स्टोरी है, वो ये है गाइज़, आप लोग ध्यान से सुनिएगा और समझने की कृपया कोशिश करिएगा इस चीज़ को कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। बेसिकली मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल के ज़रिए समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि एग्जाम्पल से समझना और समझाना थोड़ा सा आसान हो जाता है। मैं बात कर रहा हूँ, मान लीजिए अनिल अंबानी और आरकॉम को छोड़ दीजिए, रिलायंस कम्युनिकेशन को उसको छोड़ दीजिए। आप मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा समुद्र है, बहुत बड़ा सा एक ओशन है, और उस ओशन के अंदर एक बहुत बड़ी शिप है। मान लीजिए टाइटैनिक है। ठीक है, समझने के लिए आप लोगों ने टाइटैनिक मूवी देखी ही होगी। तो टाइटैनिक शिप के अंदर मान लीजिए जो उसका पायलट है, जो उस शिप को हेड कर रहा है, बेसिकली चलिए पायलट को छोड़ दीजिए, और जो शिप का जो ओनर है, जो उसका प्रेसिडेंट है, बेसिकली जो उसको पूरा हेड कर रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा अपने शिप के ऊपर भरोसा रखता है। काफ़ी उसको भरोसा है कि उसकी शिप जो है समुद्र के बीचों बीच रास्ते को चीरते हुए टारगेट की तरफ चल पड़ेगी बिना किसी दिक्कत के। इस बात को सुनने के बाद जितने लोग आसपास वाले थे, जिन लोगों को लगा कि हाँ इस शिप के अंदर दम है, शिप के अंदर दम है, शिप जो है पूरी बिना किसी दिक्कत के समुद्र के गहरे से गहरे पार्ट से और डेंजरस सिचुएशंस को चीरते हुए निकल जाएगी, राइट। इसको देखते हुए, इसको समझते हुए, सुनते हुए लोगों ने इसके अंदर अपना अपना पैसा लगा दिया। अपना अपना पैसा लगाने का सेंस बेसिकली मैं यहाँ पे इस तरीके से देखता हूँ कि सब, मान लीजिए लोग इसके अंदर सवार हो गए, इस मकसद के साथ सवार हो गए कि वो उनके डेस्टिनी वाले पार्ट तक आराम से पहुंचा सकती है, क्योंकि लोगों का भरोसा था उस शिप के ओनर के ऊपर, या शिप को जो हेड कर रहा था उसके ऊपर, उसके कॉन्फिडेंस के ऊपर भरोसा था। अब शिप चलना शुरू करती है, शिप के अंदर काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट लोग सवार हो चुके हैं, राइट। जो शिप है वो चलते 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 बीच में ऐसी जगह पहुंचती है जहां पे उसके चारों तरफ बहुत डेंजरस सिचुएशंस खड़ी हो जाती हैं।
बर्मुडा ट्रायंगल भी उसके आसपास मंडरा रहा होता है। आपको पता होगा बर्मुडा ट्रायंगल क्या है? ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे कोई भी चीज़ वापस नहीं आ पाई है जाने के बाद, चाहे वो शिप हो, चाहे कोई बर्ड हो, चाहे एरोप्लेन हो, चाहे कुछ भी हो। तो ऐसी डेंजरस डेंजरस सिचुएशंस उसके चारों तरफ आ रही हैं। इस बीच में जो उसके अंदर लोग सवार हैं वो सभी के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा डरे हुए होंगे, राइट। इस बीच में मान लीजिए वो जो शिप का ओनर है उसका एक बहुत बड़ा एक सोर्स है, या यूँ समझिए कि उसका एक फैमिली कनेक्शन है, राइट। तो उस फैमिली कनेक्शन की अगर हम बात करें तो वो काफ़ी क्लोज है, काफ़ी बड़ा है, काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है, किसी चीज़ की उसके पास कमी नहीं है। अगर वो चाहे, ध्यान से सुनिएगा, अगर वो चाहे तो उस शिप को डूबती हुई सिचुएशन से बाहर कर सकता है। अगर वो चाहे तो कर सकता है और उसका कुछ जाने वाला नहीं है। तो ऐसी ही सिचुएशन में रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड आज की डेट में खड़ी है। इस कंपनी को बचाने के लिए यहाँ पे मुकेश अंबानी एक बहुत बड़ा इंसान है, एक बहुत बड़ा फैमिली सपोर्टर हो उभर सकता है इस सिचुएशन को संभालने के लिए। आपको बताना चाहूँगा उस शिप का जो ओनर है, आज भले ही वो अनिल अंबानी हो, लेकिन उस शिप को बनाने का जो खून और पसीना लगा है वो कोकिला बेन के रिस्पेक्टेड हस्बैंड धीरू भाई अंबानी का है। तो मुझे नहीं लगता कि उस शिप को डूबने दिया जाएगा, क्योंकि शिप को डूबने देने का मतलब आप समझते हो। उसका मतलब है कि धीरू भाई अंबानी की जो मेहनत थी, जो उनकी बनाई हुई उस शिप है, जो वो एक 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 घर है, एक तरीके से बोल सकते हो, उसको तोड़ने का मतलब हुआ कि सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाना। आप कुछ लोगों में से क्वेश्चन करोगे कि ये बेवकूफ़ों वाली बातें आप कर रहे हो। मैं मानता हूँ कि ये बेवकूफ़ों वाली बातें हैं, लेकिन कोकिला बेन, जो कि आपको पता है अनिल अंबानी की मदर है, वो अभी ज़िंदा है, वो अभी मरी नहीं है। तो वो हर हाल में नहीं चाहेंगी, क्योंकि वो, उनको पता है कि उनके हस्बैंड धीरू भाई अंबानी किस सिचुएशन से गुजरे हैं, कौन कौन सी मुश्किलों को देखा है, उसके बाद उस कंपनी को खड़ा किया। इस मकसद के साथ खड़ा किया कि आज से 10 साल या 20 साल बाद इसको हमारे बच्चे डुबा देंगे, कि इस मकसद के साथ खड़ा किया कि उस कंपनी को आगे ले जाएंगे, आगे ले जाने के लिए खड़ा किया। ऑब्वियसली आप यही सोच रहे होंगे। तो आगे ले जाने के लिए यहाँ पे आज की डेट में आरकॉम इस मोड़ पे खड़ी है कि उसके चारों तरफ बहुत ही डेंजरस सिचुएशन खड़ी हैं, और दूसरी साइड उसका कनेक्शन मुकेश अंबानी के साथ है, और मुकेश अंबानी अपने बिजनेस के फ़ायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए उसी शिप के कनेक्शंस को यूज़ कर रहा है। ऐसे में तो उसका दायित्व, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है, राइट। फैमिली कनेक्शन तो है ही है, इसके अलावा वो उसको यूज़ कर रहा है, दैट इज़, उससे तो एक और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ के ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में उस शिप को बचा लेना सही होगा या उसको डुबा देना सही होगा? आपको क्या लगता है? आप किस तरीके से देखते हो इसे? पूरी होल स्टोरी को सुनने और समझने के बाद अपना कंक्लूजन कमेंट बॉक्स में ज़रूर से मुझे शेयर करिए। मुझे ऐसा लगता है कि इस शिप को बचाने के लिए हर हाल में कोई न कोई तरीका या कुछ न कुछ, किसी न किसी तरीके से निकलना चाहिए। ऑल्दो ये मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं, मैं इस तरीके से इसे देखता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है, और मेरी बातों को गलत भी कर सकती है मार्केट। ओके ओके, इट्स फ्री। तो ये एक छोटी सी स्टोरी के जरिए आप लोगों को बताना चाहता था, उन लोगों के लिए जो लोग डिलिस्टेड की बातें मार्केट में पूरा फैला के रखा हुआ है। तो एक बहुत बड़ी नेगेटिविटी है। हाँ, आप कोई प्रूफ दिखाओ, कोई एक मेरे पास कोई एक आर्टिकल बताओ कि हाँ इस आर्टिकल, इस न्यूज़ में या इस
पर्टिकुलर आर्टिकल में ये चीज़ छपी हुई है, पब्लिश हुई है, तो मैं उसको समझूंगा, सोचूंगा, पढ़ूंगा, देखूंगा, उसके बाद उसके ऊपर आपको बताऊंगा कि क्या है एक्चुअली। राइट। तो इसे हवा हवाई में डिलिस्टिंग करना मुझे बहुत इरिटेट करता है। राइट। तो मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप डिलिस्टिंग नहीं होगी तो आप इसके अंदर जा कर के ख़रीदारी करो, बिल्कुल ना करना यार। आप क्यों ख़रीदारी करोगे मेरे कहने पे? आप अपने पैसे के बॉस हो, मालिक हो, आप अपने दिमाग से चलो, जाओ, आपको सही लगे वो करिए। मैं आपसे बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप ऐसे में आके फंसिए, आपको फंसने के लिए मना नहीं करूँ, मैं चाहूँगा कि आप रुको, ना फंसो। लेकिन आप पैनिक में इसके अंदर अपने मेहनत से कमाए हुए खून पसीने के पैसे को डुबाओ नहीं, वो मुझे भी बहुत तकलीफ़ देता है। और इनफैक्ट मैं आपसे बताना चाहूँगा, मैं उन सारी स्टेजेस से गुज़र रहा हूँ खुद। तो आप लोगों को मैं कहूँगा, देखते रहिए, वेट एंड वॉच, क्या सिचुएशन इमर्ज होती है आने वाले टाइम में, आपको अपडेट करता रहूँगा और इससे जुड़ी हुई और अलग अलग तरीके से ऑब्जर्वेशंस अपने एंगल से आपको बताता रहूँगा। सो दिस इज़ ऑल, टेक केयर।